हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8वीं क्लास का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए 2025 और 26 के आपके जो फर्स्ट टर्म कह लो या फिर हाफ ईयरली एग्जाम कह लो, ये होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए या फिर सैंपल पेपर, इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, कुछ ही टाइम में आपके 8वीं क्लास के ऑलमोस्ट सभी के सभी मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं, है ना। तो इस वीडियो से और आज से ही आपके हिंदी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए हमने एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर दी है। और इस नई सीरीज में हम आपको ऐसे ही एक नहीं दो नहीं बल्कि 5+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे बच्चों, और वो भी बहुत अच्छे से सॉल्व करके। ठीक है, और आप यकीन मानो बच्चों कि अगर आपने ये सारे पेपर कर लिए ना, तो आप 60 आउट ऑफ बहुत बढ़िया नंबर लेके आओगे अपने एग्जाम में। आई बात समझ में आप सभी को। और हाँ, यहाँ पर आई बटन में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, साइंस हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, सभी प्लेलिस्ट सैंपल पेपर के यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सारी वीडियोस वहां पे मिलेंगी, तो जाके जरूर से देख लेना। ठीक है, तो चलो बच्चों, 8वीं का हिंदी का पेपर देखते हैं आपका कैसा आने वाला है। और हाँ बच्चों, इस वीडियो में ना आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं। इसके लिए मैं सॉल्यूशन की अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसीलिए तो मैंने बोला था कि आप सभी बच्चे जो है ना, अपनी कॉपी निकाल लो। जो क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, आप उन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करो, और जब मैं वीडियो लेके आऊंगा तो मैच करना, और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपने कितनी तैयारी की हुई है। ठीक है, तो देखो बच्चों, 8वीं का पेपर हिंदी का आपका 2.5 घंटे का आएगा और 60 नंबर का पेपर आएगा। पेपर के अंदर कुल मिलाकर आपके 4 खंड होंगे, यानी कि 4 खंड में पेपर बटा हुआ होगा और 11 प्रश्न होंगे। खंड का जो रहेगा, इसमें 2 प्रश्न होंगे, अपठित गद्यांश और काव्यांश वाला। ठीक है, जिसमें कुल मिलाकर छोटे छोटे 8 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू, एक एक नंबर, 2 नंबर के। ओके, खंड खा में आपका एक ही प्रश्न होगा जो कि व्याकरण वाला होगा, और इसमें 10 क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे। ठीक है, जैसे संधि, उपसर्ग वगैरह सारी चीजें, समास हो गया, और भी बहुत चीजें हैं, पर्यायवाची वगैरह। ठीक है, फिर खंड गा आता है, इसमें 6 प्रश्न होंगे जो कि आपकी क्षितिज वाली जो कविताएं हैं, जो आपके अध्याय हैं, उनसे लिए जाएंगे, और इसमें 20 प्रश्न होंगे। ठीक है, खंड घा में आपके 2 प्रश्न होंगे, एक तो लेटर वाला रहेगा और एक रहेगा आपका अनुच्छेद लेखन वाला। ठीक है, तो चलो बच्चों, तैयार हो आप सभी अपने पेपर को देखने के लिए कि कैसा पेपर आएगा। तो चलो शुरू करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इस वीडियो का और इस पेपर का हमारा खंड का जो है अपठित बोध का, वो यहाँ से शुरू हो गया है। ठीक है, अब जैसा कि आपको बताया था, इसमें हमारे 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टोटल 4 क्वेश्चन है, एक है 1 नंबर का, फिर 1 नंबर का, फिर 1 नंबर का, और फिर 2 नंबर का, यानी कि 5 नंबर का। ठीक है, अब देखो, हमें ना गद्यांश दिया गया है, तो ये हमारा गद्यांश है बच्चों। आप सभी बच्चे इस गद्यांश को वीडियो को पॉज करके ढंग से पढ़ो। ठीक है, और जब आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, तो इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। तो अगर आपने इसे ध्यान से पढ़ा होगा तो आप देखेंगे 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर हुआ था, है ना। तो आंसर हमारा यहाँ पे देखो सी हो गया। ऐसे ही करके आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे दूसरा वाला है, स्वच्छ भारत अभियान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो बच्चों, इसमें ना 5 विशेषताएं हैं, कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं। तो जो जो सही सही नंबर हैं, वो यहाँ पे आप देख लो कौन कौन से सही नंबर आते हैं इसमें से। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान को हर नागरिक का कर्तव्य क्यों माना गया है, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान के क्या प्रमुख लाभ हुए हैं, ये बताइए। ओके बच्चों, तो हमारा पहला वाला हो गया पूरा। अब यहाँ पे देखो, हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित काव्यांश, काव्यांश का मतलब होता है प्यारे बच्चों कविता का अंश। ठीक है, तो इसे में ध्यान पूर्वक पढ़ना है, फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। उसी तरीके से 1 नंबर के 3 क्वेश्चन और 2 नंबर का एक। तो जैसे हमारी पोयम है, बसंत आया धरती हरी हो गई, इस तरीके से बसंत की जो बेसिकली आने का टाइम है, उसके ऊपर सारी बातें कही गई हैं। तो ये आपकी पोयम है। अब इस पोयम से देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, कविता के अनुसार बसंत ऋतु में सबसे प्रमुख बदलाव क्या दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जब आप कविता पढ़ेंगे तभी आप इसमें से देख पाएंगे कौन से बदलाव दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे अच्छे से इसको पढ़ो, प्रैक्टिस करो।
कविता में प्रकृति के वर्णित सौंदर्य गुणों में असत्य यानी कि गलत का चयन करो। कविता में सूरज की किरणों और ओस का क्या महत्व है। कविता में मौसम, नदियां, प्राकृतिक दृश्य मानव जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं, ये भी बताइए। ओके बच्चों, तो ये हो गए हमारे 2 प्रश्न। अब आ जाओ अपने अगले वाले खंड पे। खंड नंबर था व्यावहारिक व्याकरण। अब बड़े ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित दिए गए 10 प्रश्नों को उनके दिशा निर्देश के अनुसार ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रत्येक का उत्तर लिखिए। एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन। अब जैसे कि बच्चों हमारा यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहला इसमें कहा गया है कि डैश जो है ना, ये एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाम यानी कि संज्ञा या इसके उसके स्थान पर आए शब्द, जैसे सर्वनाम की विशेषता बताता है, जैसे सुंदर लड़की, बड़ा घर या लड़का या 2 बच्चे। तो बेसिकली वो शब्द कौन सा है जो कि किसी नाम यानी संज्ञा या उसके स्थान पर आए शब्द की विशेषता बताता है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, अभी उपसर्ग से 2 नए शब्द बनाओ। तो बच्चों आप अपनी कॉपी में लिखो अभी उपसर्ग से कौन से 2 नए शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे आप अगला वाला आपका क्वेश्चन है गा वाला कि आहट प्रत्यय। ठीक है, आहट प्रत्यय से मूल शब्द प्रत्यय के 2 नए शब्द बनाओ। यानी कि आपको क्या करना है, आहट शब्द से 2 नए शब्द बनाने हैं, जैसे कि घबराहट हो गया, है ना, ऐसे करके 2 नए शब्द बनाने हैं आपको। ओके बच्चों, अब देखो घा वाला प्रश्न क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर तथा महात्मा गांधी शब्द में संज्ञा की पहचान करो। ठीक है, अब इसमें किस टाइप की संज्ञा है बच्चों, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर ये भी एक व्यक्ति हैं, महात्मा गांधी जी ये भी एक व्यक्ति हैं, तो हुई ना व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना बच्चों। तो ऐसे ही करके आप जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए इनको पढ़ें। अब जैसे द्वंद्व समास के 2 उदाहरण लिखिए, तो द्वंद्व समास के कौन से उदाहरण हो सकते हैं वो आपको पहचानना है। निम्नलिखित वाक्य में सही या गलत को लिखिए। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या वाक्य है कि जो भाववाचक संज्ञा है उसमें जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति ना हो, ना कोई आकार हो, ना कोई वजन हो, परंतु उसका अनुभव हो रहा हो, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या भाववाचक संज्ञा के ये एग्जाम्पल, ये परिभाषा सही है या फिर गलत है, वो बताओ बच्चों, है ना। आपको कॉपी में सही या गलत लिखना है बस। अब हमारा अगला प्रश्न है, बगीचे में सुंदर फूल हैं, तो वाक्य में डैश विशेषण है, विशेषण शब्द का नाम लिखिए। तो बच्चों बगीचे में ना सुंदर फूल हैं, तो विशेषण क्या है, विशेषण है सुंदर। ठीक है, सुंदर क्या है, विशेषण है, क्योंकि फूल तो कैसे भी होते हैं, सुंदर होते हैं, काले, हरे, नीले, पीले, लेकिन विशेषण क्या है, सुंदर है। अगला, अंधकार तथा एकता, इन दोनों शब्दों के विलोम शब्द लिखो। तो बच्चों विलोम शब्द, अंधकार का जैसे उजाला हो गया, एकता का अनेकता हो गया, है ना, ऐसे करके आपको करने हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, हवा तथा जल शब्द के 2 पर्यायवाची लिखो। ठीक है, तो हवा के 2 पर्यायवाची क्या हैं, जल शब्द के 2 पर्यायवाची क्या हैं। आगे, पुस्तकालय अथवा जगन्नाथ अथवा नरेंद्र, किसी एक शब्द का संधि विच्छेद करो, अर्थात या तो आप पुस्तकालय का संधि विच्छेद करके लिख दो केवल एक शब्द, जगन्नाथ का लिख दो या फिर नरेंद्र का लिख दो, किसी एक का आपको संधि विच्छेद लिखना है। ओके, आ गया समझ आप सभी को। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर है जो कि अभी तक आपने यहाँ पे पढ़ा। बच्चों अगर आप इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी चाहते हो तो आपको एक कमेंट करना है, स्पेशल कमेंट है, नीड सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से आपको कमेंट करना है, नीड सॉल्यूशन। ठीक है, 8th हिंदी, हाँ इतना लिख दोगे बस, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको वाकई में बहुत जल्दी सॉल्यूशन चाहिए। वैसे तो मैं सॉल्यूशन वाली वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूंगा ही, लेकिन ज़्यादा जल्दी चाहिए तो आप सभी बच्चे ज़्यादा कमेंट करो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और आप सभी बच्चों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो बच्चों, ऑल बेल पे क्लिक कर देना ताकि जब भी नई वीडियो आएगी तो आप उसका लाभ उठा पाओ। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों अपने अगले खंड नंबर गा है पाठ्य पुस्तक का। तो यहाँ पे हमारा चौथा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित पठित काव्यांश यानी कि कविता का अंश, इस पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। 4 MCQ पूछे जाएंगे। जैसे हमारा ये वाला जो है ना पोयम, ये भगवान के डाकिए जो हमारी पोयम है उससे लिया गया है ये अंश, और इससे हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है,
भगवान भगवान के जो डाकिए काव्य हमारा, इसके रचयिता कौन है, इसके राइटर, इसके कवि कौन है। ठीक है, भगवान के डाकिए के संदेश को कौन कौन पढ़ सकता है। ठीक है, तो कौन कौन लोग हैं या फिर क्या है जो कि भगवान के डाकिए के जो संदेश है वो पढ़ पाते हैं। तीसरा, कविता में पक्षियों के पंखों का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, पंख जो पक्षी है ना, उनके पंखों का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है। और बच्चों आगे देखेंगे तो चौथा प्रश्न है, कविता के अनुसार दिए गए शब्द और उनके अर्थों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। जैसे कि पांचना का मतलब होता है पढ़ना, यानी कि सस्वर पढ़ना। आंकना का मतलब होता है अनुमान करना। तो ऐसे ही ये सभी के सभी सही हैं या नहीं है, तो इस मामले में सही का आपको विकल्प का चयन करना है। ओके बच्चों, आया समझ आपको? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे हमारा जो पांचवा प्रश्न है क्या कहता है कि पठित कविताओं के आधार पे आपको 3 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से 2 के उत्तर देने हैं। 2 नंबर के हैं तो 3, लेकिन आपको 2 के उत्तर देने। जैसे हमारा पहला वाला प्रश्न है, अभी भी स्टेशन पर भीड़ है, इसका क्या आशय है, यह सबसे कठिन समय नहीं, इसके आधार पे बताओ। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, क्या रीजन है। कवि कहता है कि पक्षी और जो बादल है वो भगवान के डाकिए हैं, संदेश वाहक हैं। तीसरा, दीवानों की हस्ती कविता पढ़कर कवि की कौन कौन सी विशेषताएं स्पष्ट होती है। यानी कि जब आपने कविता पढ़ी बच्चों दीवानों की हस्ती, तो आप कवि के बारे में कौन कौन सी विशेषताओं को समझ पाते हैं, ये बताओ। अब देखो छठा वाला, इसमें कविताओं के आधार पे आपसे 3 बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3-3 नंबर के, लेकिन आपको सिर्फ 2 का उत्तर देना है। ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है, कवि की मंजिल निश्चित क्यों नहीं है और उसे दुनिया को भिखमंगा क्यों कहा है। कवि जो है ना हमारा, उसकी मंजिल निश्चित नहीं है और वो दुनिया को भिखमंगा कहता है, ऐसा क्यों कहा कवि ने भाई। अगला, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है। अब देखो एक तो ये 2 नंबर में छोटा लिखना है, एक 3 नंबर में बड़ा करके लिखना है। ठीक है। अगला, यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, ये बताओ। ठीक है। तो काफी अच्छे अच्छे प्रश्न है बच्चों, आप सभी इन प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये कविताओं वाला पार्ट हो गया। अब आ जाओ अपने जो पार्ट है आपके चैप्टर, जो अध्याय है, तो पठित गद्यांश। जैसे ये गद्यांश है बच्चों आपका, ठीक है, जो बदलू वाला आपका चैप्टर है, लाख की चूड़ियां, उससे लिया गया है। अब इससे संबंधित 4 MCQ हमसे पूछे जाएंगे। जैसे कि देखो पहला MCQ है, बदलू का पैतृक पेशा क्या था, है ना। तो बदलू क्या करता था बच्चों, कांच की चूड़ियां बनाता था, अनाज की खेती करता था, लाख की चूड़ियां बनाता था, सब्जियों का व्यापार करता था। क्या था उसका पैतृक पेशा। तो आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन आपको अगली वीडियो में, जब मैं आपको इसका सॉल्यूशन वाला वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा तब। ठीक है। शादी ब्याह के अवसर पर बदलू किस बात के लिए जिद पकड़ लेता था। ठीक है, तो वो किस बात की जिद पकड़ लेता था बच्चों, वो बताना है आपको। फिर आगे देखेंगे, तीसरा है, बेलन पर चढ़ी लाख से बनी चूड़ियां बदलू को कैसी लगती थी। ठीक है, तो बदलू को वो किस तरीके की लगती थी बच्चों, लाख की चूड़ियां जब बेलन पर चढ़ी हुई होती थी, है ना। अब देखो हमारा चौथा प्रश्न, अध्याय के अनुसार दिए गए शब्द और उनके अर्थों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। पैतृक, वस्तु विनिमय, डलिया, चाव, इनमें से कौन कौन से सही हैं, उस बारे में सही कथन का चूज करना है। ठीक है। चलो बच्चों, अब आ जाओ अपने अगले प्रश्नों की तरफ, जो कि है हमारा 8वां। इसमें क्या कहा गया है, जो पठित पाठ हैं, यानी कि हमारे जो अध्याय हैं, इन आधार पे 3 हमसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 2 के उत्तर देने हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, बदलू का स्वभाव कैसा था, शादी ब्याह में वो किस तरीके की जिद किया करता था। ठीक है, तो बदलू कैसा था और क्या जिद करता था शादी ब्याह में। दूसरा, लेखक और उसके मित्र कहाँ जा रहे थे, लेखक को बस वृद्ध क्यों लगी। तो लेखक और उसके जो मित्र थे वो कहाँ जा रहे थे बच्चों, और उससे जो बस थी वो काफी बूढ़ी यानी कि वृद्ध लगी, ऐसा क्यों। अगला, आज महान मूल्यों के प्रति हमारी आस्था कमजोर हो रही है, यानी कि उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है उसे जब हम आज अपना रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारी जो संस्कृति उसके मूल्य नष्ट हो रहे हैं, ये बताना है। ओके। चलो 9वां प्रश्न बच्चों, पठित पाठ के आधार पे हमसे 3 बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 2 के उत्तर हमें देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है बच्चों, मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है, लाख की चूड़ियों पाठ के आधार पे बताओ। यानी कि मशीन युग ने ना
बहुत से हाथ काट दी हैं। तो इस आधार पे आपको बताना है कि लेखक की कौन सी जो चिंता है वो बताई गई है। अगला, बस की यात्रा पाठ के अनुसार ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक ने ये लाइन क्यों कही है, क्या रीजन है लेखक का इस लाइन के पीछे कहने का, वो बताना है। ठीक है। तीसरा, लेखक ने यह स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है कि लेखक फिर भी निराश नहीं हुआ। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 8वां और 9वां प्रश्न हो गया बच्चों अच्छे से। चलो, अब आता है हमारा खंड नंबर घ। ठीक है, खंड घ है रचनात्मक लेखन का। अब इसमें देखो हमारा जो 10वां प्रश्न क्या कहता है, हमें 3 विषय दिए गए हैं, किसी एक विषय पर अनुच्छेद लेखन करना है 80 से 100 शब्दों में। जैसे कि बच्चों, आप वायु प्रदूषण के ऊपर 1 पेज लिख सकते हैं, मोबाइल के प्रभाव के ऊपर 1 पेज लिख सकते हैं, बाल मजदूरी और उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं उसके ऊपर 1 पेज लिख सकते हैं 6 नंबर के लिए, है ना। देखो, जब आपको मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा ना बच्चों, तो आपको सब कुछ 110% अच्छे से समझाऊंगा, सारी की सारी चीजें A to Z। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पर ना क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11वां है, इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। अब ध्यान से सुनना, है तो ये प्रश्न आपका 6 नंबर का, लेकिन एग्जाम में जो है ना केवल 2 क्वेश्चन होंगे पत्र के। कौन कौन से, या तो आपको किसी अधिकारी को पत्र लिखना होगा, या तो आपके जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं उसे पत्र लिखना होगा, या तो आपको अपने किसी मित्र वगैरह को बधाई या पत्र लिखना होगा। ठीक है। तो एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको 3 दे रखे हैं, क्योंकि भाई तीनों में से कोई से भी 2 आ सकते हैं, तो आपको मैं सबकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला वाला प्रश्न क्या है कि आप रजत या रजनी हैं, आपके क्षेत्र में जगह जगह कचरा और गंदगी का ढेर लग गया है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। अब आपको ये सूचना देते हुए अपने एरिया के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, हेल्थ मिनिस्टर, उनको आपको लिखना है एक लेटर। इसके अलावा आप ये लेटर लिख सकते हैं कि आप अजय या अंजलि हैं, कक्षा 8वीं के छात्र हैं, आपके बड़े भाई का विवाह होने जा रहा है और आप इस अवसर पर विवाह समारोह में सम्मिलित होना चाहते हैं, और विद्यालय से कम, ये तो 2 दिन तो कम हो गए शादी के लिए, है ना, कम से कम मान लो 1 हफ्ते की आपको छुट्टी चाहिए, तो प्रधानाचार्य को अवकाश प्रार्थना पत्र लिखो। या फिर आप सौरभ या काव्या हो, अपने मित्र को उसके जन्मदिन पर आपको शुभकामनाएं पत्र लिखते हुए देनी है। आप पहुंच नहीं पाए, लेकिन कम से कम आपका लेटर तो पहुंचेगा, अच्छा लगेगा दोस्त को, है ना। तो वही बात यहाँ पे करनी है आपको। तो देखा बच्चों, कितने लेटर हैं यहाँ पे, 3। एग्जाम में कितने आएंगे, सिर्फ 2। मैं आपको तीनों की प्रैक्टिस करवाऊंगा। आगे बात समझ में, बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये तो हो गया हमारा पेपर पूरा। अब बहुत ही जल्द मैं आपके लिए इस पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा, बहुत ही जल्द करवाऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पर आई बटन में मैं फिर से कह रहा हूँ, आप सभी को आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट के सैंपल क्वेश्चन पेपर की वीडियोस मिल जाएंगी। सारे बच्चे जरूर से देख लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। स्पेशल कमेंट नीट सॉल्यूशन 8th क्लास हिंदी जरूर कीजिएगा जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन पाने के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, अच्छे से रहो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।